तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं का जो समाजशास्त्र का जो विषय आपका भारतीय समाज, उसका हम फर्स्ट चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय लेकर आए हैं। अध्याय 1 भारतीय समाज एक परिचय, यह आपका चैप्टर है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। जैसा कि मैं बता दूं, आपके बोर्ड का मात्र 2 महीने बचे ही हैं। दिसंबर और जनवरी केवल 2 महीने बचे हैं। इसके बाद आपका बोर्ड पेपर होने वाला है और लगभग तैयारी कुछ नहीं है। दोस्तों, हम इस तरह से पढ़ेंगे जिससे हम अब तक जो भी कुछ पढ़ा उसको रिवाइज कर लें। साथ ही साथ जो बोर्ड में जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो एमसीक्यू है हमारा एमसीक्यूज है, जो शॉर्ट्स प्रश्न है, जो शॉर्ट प्रश्न है, जो वेरी शॉर्ट प्रश्न है, जो लॉन्ग और वेरी लॉन्ग प्रश्न जो है, वेरी लॉन्ग जो प्रश्न है उसको भी करते हुए चलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी टॉपिक हैं भारतीय समाज एक परिचय से, इस समाजशास्त्र के विषय से, उनको हम डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। उसमें जो भी फैक्ट के लिए एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट रहेगा, शॉर्ट्स वेरी शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए जो प्रश्न जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा उसको हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ताकि क्या हम जो पेपर है उस पेपर को ताकि हम अच्छे से पूरा कर सकें। ये बता दो, ये जो आपका समाजशास्त्र का पेपर होने वाला 100 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, आपका समाजशास्त्र का जो पहला पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय भारतीय समाज एक परिचय, इसमें हम भारतीय समाज के बारे में एक छोटा सा परिचय लेंगे। ठीक है, तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए मैं चलूँगा। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें पूछिएगा। मैं आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यह दिया है, एक महत्वपूर्ण अर्थ समाजशास्त्र उन सभी विषयों से अलग है। यानी एक महत्वपूर्ण अर्थ में समाजशास्त्र उन सभी विषयों से अलग है जिन्हें आपने पढ़ा है। यानी समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो बाकी विषयों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई शून्य से शुरुआत नहीं करता। यानी समाज अपन बाकियों विषय से अलग है। एक ऐसा विषय है जो कभी भी शून्य से शुरुआत नहीं होता। आप मैथ स्कूल में पढ़ते हो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो, हिंदी स्कूल में पढ़ते हो, ज्योग्राफी स्कूल में पढ़ते हो, हिस्ट्री स्कूल में पढ़ते हो। जब आप स्कूल में ही जाते हो तो ही कहीं ना कहीं आप इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, कल्चर के बारे में, अन्य जो सब्जेक्ट है उनके बारे में पढ़ते हो। लेकिन समाज एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, वो अपने समाज के बारे में कुछ ना कुछ अपने समाज के बारे में जानता है। अपने समाज के वेशभूषा के बारे में जानता है, भाषा के बारे में जानता है, खान पान के बारे में जानता है। ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में जानता है जिनके वजह से अपने समाज को अध्ययन करने में उसे बहुत अधिक कठिनाइयाँ नहीं आती, क्योंकि हम अपने समाज में इन समय घुले मिले हुए हैं। इसलिए समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको सुनने से शुरुआत नहीं कर, सभी को समाज के बारे में पहले से कुछ ना कुछ पता होता है। हमें अपने समाज के बारे में, भाषा के बारे में मालूम है, वेशभूषा के बारे में मालूम है, संस्कृति के बारे में मालूम है, धर्म के बारे में मालूम है, पहनावे के बारे में मालूम है, विचारधारा को मालूम है, जाति व्यवस्था के बारे में मालूम है, इसके जो भी कृतियाँ हैं उसको मालूम है। यानी जो भी सकारात्मक या नकारात्मक, जो भी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, वो सब हम समाज में कहीं ना कहीं अच्छे से जानते हैं। बस फर्क इसमें क्या है कि हमें समाज में एक व्यवस्थित रूप से, एक क्रमबद्ध रूप से हम इसका क्या अब इसमें अध्ययन हमको करना रहता है, क्योंकि समाज में हम बहुत ऐसी चीज़ों को पूर्वाग्रह के वजह से जानते हैं या उन दूर रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसमें बारीकी से अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है, इनका ज्ञान हमें औपचारिक या अनौपचारिक तरह से विद्यालय, घर या अन्य सदन में सिखाया पढ़ाया जाता है, परंतु समाज के बारे में हमें बहुत सारा ज्ञान सुस्पष्ट पढ़ाई के बगैर प्राप्त किया होता है। यानी हमें अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमें समाज के बारे में विद्यालय में, घर में या अन्य बहुत से ऐसी जगहों पर हमें कहीं ना कहीं समाज के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट रहते हैं। बिना पढ़ाई के भी हमें उन सभी चीज़ों के बारे में मालूम होता है। इसलिए दोस्तों, समाज शास्त्र के बारे में हम बहुत सी चीज़ों को जानते हैं। इस वजह से समाज शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए समाज शास्त्र कठिन नहीं होगा। इसमें बहुत आप किसी भी विद्यार्थी के लिए आसान है कि वह बहुत ही कम पढ़ाई में, न्यूनतम पढ़ाई से वो क्या बहुत ही ज़्यादा नंबर को वो स्कोर कर सके।
तो ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। हमारे समाज के में ज्ञान सौभाग्य या अपने आप प्राप्त किया हुआ प्रतीत होता है, हम क्योंकि हम हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का एक महत्व यही एक स्वाभाविक सी बात है। हम अपने समाज के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त किए हैं, जो भी चीज़ें हमें मालूम है, क्योंकि हम इस समाज में पले बड़े हैं, हम इस समाज का एक हिस्सा रहे, इसीलिए इसकी प्रक्रिया के बारे में, इसमें बहुत सी चीज़ों का हमें मालूमात है। पहली कक्षा में प्रवेश कर रहे बच्चों से भी हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के बारे में पहले से ही कुछ न जानता हो। या जो पहली कक्षा का जो विद्यार्थी, अगर उसके फिजिक्स के बारे में पूछेंगे तो वो कुछ नहीं बता पाएगा, केमिस्ट्री नहीं जानेगा, उसको क्या भूगोल नहीं मालूम, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी नहीं मालूम। लेकिन अगर उससे समाज के बारे में पूछेंगे तो पहली कक्षा के बारे में, समाज के बारे में, धर्म को बता सकता है, जाति व्यवस्था को बता सकता है, जो जो विविधता है, जेंडर विविधता, उसको बता सकता है। यानी कहीं ना कहीं वो अपने समाज के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, उन कृतियों के बारे में, प्रथाओं के बारे में, या जो विचारधारा है, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ बच्चा भी अपने सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर मानता है और बता सकता है। जाहिर है कि 18 साल के व्यक्ति होने के नाते हम अपने समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम जब 1 साल का बच्चा बहुत कुछ जानता है तो हम 18 साल को में हम बहुत से चीज़ों को जानते हैं। लेकिन जितने भी चीज़ों को हम जानते हैं उसमें से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रूढ़िवादी धारणा या पूर्वाग्रह की वजह से भी जानते हैं। इसलिए ये हमें इसमें ध्यान रखना, इसलिए नहीं कि हम समाज का अध्ययन किया है, बल्कि महज इसलिए कि आप इस समाज में रहते हैं, इससे इसमें पले बड़े हैं। ये बता रहे कि 18 साल के वो आप हो गए हैं, आप समाज के बारे में कुछ भी जानते हैं, इस वजह से नहीं जानते कि आपने समाज पढ़ा, इस वजह से जानते हैं कि आप समाज में पले बड़े हैं। लेकिन हम समाज में बहुत सी चीज़ें जो जानते हैं उनको पूर्वाग्रह के भी वजह से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसको दूर करना पड़ेगा हमें यहाँ पढ़ते समय। इस प्रकार पहले से ही यह अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान या सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी है, क्योंकि हम समाज का कुछ चीज़ ऐसी जानते हैं जो पूर्वाग्रह के कारण जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो वास्तव में वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में सही भी है। तो समाजशास्त्र का पहले से यह जानकारी एक तौर पे समाज के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के लिए सहायक भी है, बाधक भी है, दोनों है। ठीक है, अब हमें किस कहाँ पर कब सहायक है कब बाधक है इसका हम आगे देखते हैं। इसलिए आमतौर पर इसलिए आमतौर पर छात्र समाजशास्त्र से डरते हैं नहीं है, उन्हें लगता है कि ये विषय आसान होगा क्योंकि विषय वस्तु के बारे में उन्हें पहले से बहुत कुछ पता होता है। लेकिन स्वबोध या कॉमन सेंस द्वारा प्राप्त किया गया समाजशास्त्र के लिए एक बाधा या समस्या भी है। यानी आमतौर पे जो समाजशास्त्र के कह रहा है कि जो विद्यार्थी होते हैं ये हमेशा इस समाजशास्त्र के विषय को लेकर एकदम निश्चित रहते हैं कि समाज के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में, विचारधारा के बारे में, संस्कृतियों के बारे में हम पहले से ही कॉमन सेंस के बारे में हमको कुछ ना कुछ आइडिया है। इससे उन्हें लगता है कि इनकी विषय वस्तु को बहुत ही ध्यान से अध्ययन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अपने आप में क्या एक समस्या है। समाज समाजशास्त्र अपने व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। इस प्रकार की अध्ययन किया कि सीखने समझने के लिए अनिवार्य है कि हम अपने सहज बोध को भूलने या मिटा दें। यानी हम समाज को जानने से पहले हमने जो भी समाज के बारे में ऐसी चीज़ जाना है उसको प्रयास करें कि हम उसको पूरी तरह से भुला दें। किसी बुने हुए स्वेटर अन्य वस्त्रों के नए सिरे को बुनने के लिए आवश्यक है कि पहले बुनाई को उधेड़ा जाए और उधेड़ने के बाद उसी ठीक तरह समाज को सीखने से पहले ही समाज के बारे में पूर्व धारणाओं को उधेड़ना पड़ेगा। यानी हम समाज के बारे में जो भी हम पूर्व धारणा लेकर चले हैं उनको कहीं ना कहीं हमें क्या हमको छोड़ना होगा। अब यहाँ पे देखिए दो शब्द आता है, एक आता है पूर्वा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, ये पूर्वाग्रह क्या, पूर्वाग्रह का मतलब पूर्व की धारणा। जैसे हमारे समाज में लोगों ने पहले से पूर्व की धारणा एक तरह से बना के रखी है। कैसे, अब एक एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता दूं, देखिए
जैसे मैं एग्जांपल तौर पे बता दूं, देखिए मान लीजिए एक भारतीय महिला है और एक पश्चिमी कंट्री जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वहाँ की महिला लीजिए। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे देश की जो रीति रिवाज, जो संस्कृति है, यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए आमतौर पे जो हमारा भारतीय समाज है, विशेषकर राजस्थान, हरियाणा या भारत, उत्तर भारत के क्षेत्र में, आपने एक प्रथा सुना होगा, घूंघट प्रथा। यहाँ के लोगों के आम लोग के घूंघट आम लोग के यहाँ पर विचारधारा है कि जो भारतीय महिला घूंघट में या साड़ी जैसे वेशभूषा पहने, उसको आमतौर पे पूर्वाग्रह की वजह से भारतीय समाज में उसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान, रिस्पेक्ट और अन्य चीज़ें देने को मिलती है। जबकि वहीं पर मान लीजिए ब्रिटेन, जो कि वो भी एक देश है, लेकिन दोस्तों अगर वहाँ पर अगर आप देखें, वहाँ पर ऐसी किसी प्रकार की समाज की संरचना नहीं है कि वहाँ पर शादीशुदा महिला या साड़ी पहने या उस तरह की संरचना पहने। अगर ब्रिटेन की महिला वहाँ पर शादी करने के बाद साड़ी जैसे ही वेशभूषा ना पहने, वो खुलकर लोगों से बात करे तो वहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल एक आम बात है। लेकिन जो भी पश्चिम सभ्यता के लोग अगर कहीं ना कहीं भारत के महिला अगर वो करें, तो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह के चलते हम उनको हीन भावना से देखने लगते हैं या नकारात्मक भावना से देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं पूर्वाग्रह के कारण ही होता है। वास्तव में समाजशास्त्र को सीखने के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः यह भूलने की प्रक्रिया ही शामिल है। यह आवश्यक है क्योंकि समाज के बारे में हमारा पहले से प्राप्त ध्यान हमारा समान बहुत एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त होता है, किया हुआ है उस सामाजिक समूह और सामाजिक वातावरण का दृष्टिकोण होता है जिसमें हम सामाजिक होते हैं। हमारे सामाजिक संदर्भ समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में होता है। अस्था स्थानाओं एवं अपेक्षा को आकार देते हैं। आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि यह आस्थाएं गलत ही हैं, परंतु गलत भी हो सकती हैं। कठिनाई यह है कि वह अक्सर अपूर्ण संपूर्ण का विलोम, पूर्वाग्रह निरपेक्ष का विलोम होती। अतः हमारे बिना सीखा गया ज्ञान या सहज बोध अक्सर को समाज वास्तविकता को लेकर ही दिखलाता है। इसके अतिरिक्त यह सामान्य हमारे सामाजिक समूह के हितों एवं मतों की तरफ झुका होता है। इसमें ये दोस्तों बता रहा है, ये आवश्यक नहीं है कि आस्थाएं गलत ही है, परंतु गलत हो भी सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ लोगों की बहुत सारे अंधविश्वास में लोगों की आस्थाएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति जितना समृद्ध होगा जो व्यक्ति जितना समृद्ध होगा वो उतना कम अंधविश्वासी होगा। लेकिन जो व्यक्ति जितना गरीब होगा उतना ही वो अंधविश्वासी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो महीने का 2 लाख कमाता है, वो हर महीने 2-2 लाख का है तो अंधविश्वासी नहीं होगा। लेकिन जब उसका आर्थिक स्थिति खराब होगी कि अगले महीने मात्र वो 10 ही हजार कमा रहा है, उससे ज़्यादा वो कमा ही नहीं पाया, तब क्या वह धीरे धीरे अंधविश्वास को फैलेगा। तो वो झाड़ फुकाना, लोगों को दिखाना या बाबा लोग से पूछना क्यों मेरे साथ ऐसा, यानी जब लोगों की आर्थिक स्थितियां खराब होती है तो कहीं ना कहीं जो समाज है अंधविश्वास, कुरीतियों, इन सभी की और क्या कहीं ना कहीं बढ़ता है। और जो अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है। तो कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो सही भी है, गलत है। तो पूरी तरह से हम आस्थाओं को, जो आस्था है लोगों की, उसको पूरी तरह हम सही भी नहीं कर सकते और पूरी तरह से हम गलत भी नहीं कर सकते। कठिनाइयाँ ये है कि वे अक्सर अपूर्ण है, यानी संपूर्ण का विलोम, यानी कठिनाइयाँ ये कि वो हमेशा क्या अपूर्ण है, अपूर्ण है, ये कभी भी संपूर्ण नहीं है। और ये पूर्वाग्रह यानी निष्कर्ष का विलोम है। ये क्या पूर्वाग्रह पूर्ण है, अरे का पूर्वाग्रह है, यानी लोगों की क्या पूर्व से पहले से ही धारणा बनी। जैसे महिलाओं के प्रति प्राचीन समय से ये पूर्व की धारणा ये बनी हुई है कि महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कम है। महिलाओं के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि पुरुष कमा सकता है, पैसे ला सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। यहाँ तक कि ये भी लोगों की विचारधारा है कि पुरुषों की शारीरिक क्षमता महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है। लेकिन ये मात्र एक पूर्वाग्रह है, क्योंकि ये पूर्व की धारणा मनुष्य है।
क्योंकि वर्तमान समय अगर महिलाओं को भी पुरुषों के द्वारा वो काम सौंपा जाए जो वर्तमान में पुरुष कर सकते हैं, तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं वो कर सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप दे सकते हैं। जब प्रथम जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर विश्व में पुरुषों की कमी हुई थी। जितने भी पुरुष थे उन सभी पुरुषों को विश्व युद्ध के इस आग में झोंका गया था, जिसके वजह से बड़े पैमाने पर जो देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसए, ये जो देश जो युद्ध लड़ते उस समय बड़े पैमाने पर स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, अन्य कारखानों को चलाने के लिए बड़े पैमानों पर श्रम की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे समय में क्या, जो महिलाएं थी वो बाहर चढ़ के आए, बाहर निकल कर अब बड़े पैमानों पर पुरुषों के तुलना में ही काम किया। यानी जो काम पुरुष एक निर्धारित समय में, मान लीजिए कोई पुरुष है, किसी कार्य को इतने समय में कोई इतना काम कर रहा है, तो जबकि उसी काम को उन महिलाओं ने इतने समय में इतना काम करके दे दिया, उतना काम करती है। तो इससे लोगों को ये लगा कि महिला उसके आधे समय में ही पुरुषों जितना या पुरुषों से ठीक ठाक मात्रा में काम करें। जो लोगों की इससे पहले क्या एक पूर्वाग्रह था, एक पूर्व धारणा थी कि महिलाएं ये क्या पुरुषों की तुलना ये काम नहीं कर सकती। तब विश्व ने बड़े पैमाने पर महिला शक्ति यानी महिला शक्ति को देखा, और ये जो धारणा थी, जो पूर्व धारणा थी कि महिला क्लिनिक नहीं चला सकती, महिला सेना में भर्ती नहीं हो सकती, महिला फैक्ट्रियां नहीं चला सकती, महिला स्कूल नहीं चला सकती, ये एक तरह की क्या विचारधारा क्या टूटी। और उस समय बड़े पैमाने पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने इन सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई। यदि आज भी वर्तमान समय में अगर लोगों की पूर्वाग्रह देख ली जाए, तो लोगों की पूर्वाग्रह क्या है कि लड़का जो है डॉक्टर बन सकता है, लड़की केवल नर्स बन सकती है, ये भी क्या एक पूर्वाग्रह है। क्यों लड़की भी तो डॉक्टर बन सके, लेकिन नहीं, लड़कियों आमतौर पे क्या नर्स के रूप में देखा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर बताऊं, एक बार क्या हुआ था, एक स्कूल में एक टीचर ने के बहुत छोटे छोटे जो बच्चे थे, क्लास तीसरी के बच्चे, कक्षा तीसरी के जो बच्चे थे, उनको क्या कुछ चित्र बनाने के लिए दिया गया था कि आप जो है कुछ चित्र बनाओ। जैसे उसमें कुछ चित्र बनाया गया, चित्र किसका बनाने के लिए दिया गया था, जैसे डॉक्टर का चित्र बनाने के लिए दिया गया था उन तीसरी क्लास के बच्चा का, डॉक्टर का, नर्स का, शिक्षक का शिक्षक का, पायल पायलट का, आप देख सकते हैं, नर्स का, डॉक्टर का, शिक्षक का, नर्स हो गया, डॉक्टर हुआ, शिक्षा हुआ, और पायलट का इसके साथ साथ किसका, पायलट का। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह जो कक्षा तीसरी के बच्चे थे उनको क्या किया गया, उनको कुछ चित्र बनाया गया कि आप नर्स का चित्र बनाओ, डॉक्टर का चित्र बनाओ, शिक्षक का क्या आप जो है चित्र बनाओ, और पायलट का चित्र बनाओ। तो उसमें से जितने भी अधिकांश बच्चे थे, उन अधिकांश बच्चों ने 99%, मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, उन अधिकांश बच्चों ने यानी 99 जो बच्चे थे, उन 99 बच्चे जो थे, 99% जो बच्चे थे उनमें से अधिकांशतः महिला को नर्स बनाया, जबकि अधिकांशतः पुरुष को डॉक्टर बनाया, या अधिकांश महिला को टीचर बनाया, एवं अधिकांश अधिकांश क्या अधिकांश अधिकांश पुरुष को पायलट बनाया। यानी उन्होंने क्या किया, ऐसा किया, नर्स के रूप में उन्होंने क्या किया, नर्स के रूप में 50 महिला को दिखाया और 2 पुरुष को दिखाया। डॉक्टर के रूप में उन्होंने क्या किया, दिखाया 50 पुरुष को दिखाया, जबकि 2 महिला को दिखाया। टीचर के रूप में उन्होंने क्या किया, टीचर के रूप में उन्होंने क्या किया, जो 30 महिला के रूप में, और जबकि 20 जो है पुरुष के रूप में, 20 क्या महिला के रूप में, जबकि 20 क्या पुरुष के रूप में उन्होंने दिखाया। और पायलट के रूप में उन्होंने क्या किया, पायलट के रूप में क्या किया, पायलट के रूप में उन्होंने ये किया, पायलट के रूप में उन्होंने क्या किया, पायलट के रूप में उन्होंने
पायलट के रूप में पायलट के रूप में उन्होंने क्या किया, 50 पुरुष को जबकि 5 महिला को दिखाया। इसे क्या, ये पूर्वाग्रह दिखता है कि उन लोग के बच्चों के रूप में इस तरह की विचारधारा कि टीचर केवल महिला ही बन सकती है, नर्स का काम केवल महिला ही बन सकती है, पायलट बनने का काम केवल पुरुष, यानी हवाई जहाज उड़ाने का काम केवल क्या पुरुष ही कर सकता है, सैनिक बनने का काम केवल पुरुष कर सकते हैं। क्या पूर्वाग्रह है। हालांकि महिलाएं भी वो सारे काम कर सकती है अगर महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए तो भी क्या डॉक्टर हो सकती है। लेकिन पूरा ग्राहक समाज क्या है कि महिला केवल नर्स बन सकती है। अगर महिलाओं को भी शिक्षण दिया जाए तो महिला भी क्या शिक्षण दिया जाए तो महिला भी क्या वो भी क्या पायलट बन सकती है। लेकिन हमारे समाज में क्या कि प्लेन उड़ा केवल पुरुष ही सकते हैं। इस तरह की कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह है जो लोगों की पूर्व विचारधारा क्या हम मान के चुके कि ये काम केवल पुरुष ही कर सकते हैं, ये काम क्या महिला ही कर सकते, इसको पूर्वाग्रह करते हैं। पूर्व यानी पहले की पहले की धारणा, पहले की विचार, पहले ही हम मान के चल गए कि ये काम महिला का है, ये काम पुरुष का है, और इसी के आधार पर कहीं ना कहीं हम भेदभाव भी करते हैं। इसी के आधार पर कहीं ना कहीं हम भेदभाव भी करते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि नर्स बनने का महिला है, इसलिए महिलाओं को हमेशा नर्स बनाने के लिए उसी के अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। उनको हमेशा कहे तुम आर्ट साइंस ले लो या तुम होम साइंस ले लो, क्योंकि हमारी विचारधारा की महिला केवल नर्स ही बन सकती है, टीचर ही बन सकती है, इसलिए उनको पढ़ाई में केवल वही पढ़ाया जाता है। हमको मान लो कि लड़का जो वो इंजीनियर बन सकता है, पायलट बन सकता है, सैनिक बन सकता है, वो प्राइवेट नौकरी कर सकता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो। तो ये भी क्या कहने के पूर्वाग्रह के भेदभाव दिखाता है इन सभी चीजों के लिए। ठीक है, तो आप जब समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे पूर्वाग्रह के साथ आप इसको पढ़ेंगे, पूर्वाग्रह ग्रह के साथ आप इसको पढ़ेंगे। जब तक आप इन पूर्वाग्रह को दूर नहीं करेंगे तब तक समाजशास्त्र आपके लिए बाधक है, आपके लिए एक समस्या है। तो बेहतर है कि पहले आप इन पूर्वाग्रहों को समझे। ठीक है, क्या दिया देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्वाग्रह निश्चय पुनर्विलोम होती हमारा हमारा बिना सीखा गया ज्ञान या सहज समान बहुत अक्सर हमें सामाजिक व वास्तविकता का केवल एक हिस्सा ही दिखलाता है। इसके अतिरिक्त यह समानता हमारे अपने सामाजिक समूह के हितों व मतों की तरफ झुकाता है। इसे भी मजेदार बात यह है कि समासा अपने यह दिखा सकता है कि आपके किस किस तरह दिखते हैं। यूं कहें आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देखते हैं। वह स्वाचक कभी कभी आत्मा आत्मवाचक है। कहा जाता है कि अपने बारे में सोचते अपनी दृष्टि को लगातार अपनी तरफ घुमाते हो अक्सर बाहर की तरफ ही क्षमता है, परंतु यह स्वनिरीक्षण आलोचना होना चाहिए। इससे समीक्षा अधिकार आत्ममुक्ता की कमी होती है। यहाँ पर यह दोस्तों बताने की कोशिश किया जा रहा है कि इससे भी ज्यादा बात यह है कि समासा आपको यह दिखाता है कि यानी समासा आपको ये दिखाता, समासा ये बता कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। यानी समाज शास्त्र ये अब बताता है कि दूसरे आप किस तरह देखते हैं। यानी आप जैसे मैंने ना कि पूर्वाग्रह की वजह से हम महिलाओं के बारे में नकारात्मक चीजें रखी, महिलाएं ये कर सकते हैं, तो समासा ये बताता है कि बाकी जैसे समासा ये बताता है पुरुष महिलाओं को एग्जाम्पल ले ले कि महिला को बताता है कि भारतीय पुरुष समाज महिलाओं के बारे में किस तरह की विचारधारा रखती है, उनकी वेशभूषा को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर, उनके रीति रिवाज को लेकर, उनके खान पान को लेकर, उनके आचरण को लेकर, उनके वेशभूषा को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर। ये क्या भारतीय समाज जो है महिलाओं को बताता है कि पुरुषों की किस तरह की विचारधारा है। यदि किसी महिलाओं को भारतीय समाज को समझना है कि किसी भी महिला को यदि पुरुषों को समझना है, भारतीय पुरुषों की विचारधारा को समझना, यदि वह महिला अगर भारतीय समाज को पढ़ ले तो उसे बिल्कुल समझ आएगा कि भारतीय पुरुषों किस तरह की पूर्वाग्रह के कारण किस तरह की विचारधारा है, क्योंकि आमतौर अधिकांश पुरुषों की विचारधारा अलग ही है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र आपको ये दिखाता है कि आपको दूसरे आपको किस तरह देखते हैं, कि आप पुरुष हो तो पुरुष हो तो महिला समाज आपको किस तरह देखते हैं, महिला हो तो महिला समाज, महिला हो तो पुरुष समाज आपको किस तरह देखता है, आप इस जाति में हो तो बाकी अन्य जाति के लोग आपको किस तरह के विचारधारा से देखते हैं, किस तरह की रूढ़िवाद धारणा लेके बैठे हुए हैं, या आप इस धर्म के हो, आप इस भाषा के हो, आप इस क्षेत्र के रहने वाले हो, तो बाकी दूसरे आपको किस तरह के नज़र से देखते हैं, किस तरह की विचारधारा से देखते हैं, कहीं ना कहीं ये समाज आपको बताता है। यूँ क्या आपको आप ये खिस्सा कहता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं, इसे स्वाचक भी कभी कभी स्वात्मक कहा गया है, यानी आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं, लेकिन समाज कहीं ना कहीं आपको हर व्यक्ति को आपको बताता है। आप भारतीय समाज पढ़ेंगे तो भारतीय समाज हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर भाषा के लोगों के बारे में आपको देता है कि इस जाति के लोग इस धर्म के बारे में या इस विचारधारा के बारे में किस तरह के लोगों की सोच रखती है। व्यवहारिक रूप में ये अपने बारे में सोचने, अपनी दृष्टि को अपनी तरफ घुमाते हैं, जो कि अक्सर बाहर की तरफ की क्षमता है, परंतु परंतु यह स्वर निरीक्षण आलोचनात्मक होना चाहिए, इसमें समीक्षा और जाल मूलता कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ पे अगले टॉपिक में क्या दिया है। एक तुलनात्मक सामाजिक नक्शा आपको अपने समाज, अपने निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। तो यानी एक तुलनात्मक सामाजिक नक्शा एक ऐसा सामाजिक नक्शा जिसमें धर्म धर्म जाति वर्ण व्यवस्था आदि सभी चीजों को निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। उदाहरण के लिए 17-18 वर्ष की आयु में आप सामाजिक समूह के सदस्य हैं जिसमें युवा पीढ़ी कहा जाता है। भारत का लगभग 40% जनसंख्या आपकी या आपसे छोटे उम्र की है। आप किसी विशेष क्षेत्र या भाषाई समुदाय जैसे गुजराती भाषा, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा से संबंधित हो गए। आपके माता पिता के व्यवसाय एवं आपके परिवार की आय के मुताबिक आप आर्थिक वर्ग जैसे निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग के सदस्य भी अवश्य होंगे अवश्य भी होंगे। एक विशेष धार्मिक समुदाय, एक जाति या जनजाति ऐसे किसी भी अन्य समुदाय को सदस्य भी कर सकते हैं। प्रत्येक पहचान सामाजिक नक्शे एवं गांव संबंधित के ताने बाने में अपना स्थान निर्धारित करती है। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूह अपनी आपसी संबंधियों एवं आपके अपने जीवन में उनके महत्व के बारे में बतलाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या बता रहा हूँ, मैं एक एक समझा दे रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ा, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए अब दिया क्या हुआ है, एक तुलनात्मक सामाजिक नक्शा आपको अपने समाज में एक तुलनात्मक रूप में आपको अपने एक तुलनात्मक सामाजिक नक्शा आपको समाज में अपने निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। यानी आप तुलनात्मक तौर पे एक समाज का जो भी संरचना है उससे कहीं ना कहीं आप अपने समाज के बारे में जान सकते हैं। यह बता रहा है उदाहरण के लिए 17 से 18 वर्ष की जो आयु में है उस सामाजिक समूह के सदस्य जिसमें आपकी पीढ़ी लगभग 40%, यानी भारत की जनसंख्या के 40% लोग जो कि युवा हैं, और जितने भी युवा हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी भाषी से, जो गुजरात के लोग रहने वो गुजराती भाषा से, और और जो आंध्र प्रदेश होंगे वो तेलुगु भाषा से, उनमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जो निम्न वर्ग से, कुछ मध्य वर्ग से, कुछ उच्च वर्ग से कहीं ना कहीं बिलोंग बिलोंग करते होंगे बिलोंग करते होंगे यानी होंगे कहीं ना कहीं। ये भी एक तरफ से आपको उनके जीवन के कहीं ना कहीं आपको विभिन्नता दिखने को मिलता है। परंतु समाज केवल आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद एवं विभिन्न सामाजिक समूह के स्थान का वर्णन के अलावा ये कह रहा है, परंतु समाज केवल आपका या अन्य लोगों को स्थान निर्धारित करने में मदद नहीं करता है। यानी समाज जो है वो आपका धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वेशभूषा यानी किसी के आधार पर आपका समाज में स्थान निर्धारित नहीं करता। जैसे जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनका अपना एक समाज में एक स्थान निर्धारित है, जो गुजराती बोलते हैं उनका भी कहीं ना कहीं समाज में उनका एक स्थान निर्धारित है, जो निम्न वर्ग है उनका एक क्या स्थान निर्धारित। जैसे अगर आप मुंबई में अगर रहोगे या शहरों में रहोगे
जितने भी अभी को देखो, जितने भी उच्च वर्ग होंगे उनके रहने के जगह अलग होंगे, वहीं पर जो निम्न वर्ग होंगे उनके रहने की अलग जगह होंगे, जबकि मध्य वर्ग के लोगों का रहने की जगह एकदम पूरी तरह से अलग रहा होगा। ठीक है, परंतु समाज में केवल आपका अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद एवं विभिन्न सामाजिक समूहों को स्थान का वर्णन और अलावा और भी बहुत को सिखा सकता है। जैसे एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री सा मिल्स ने लिखा है कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ियाँ या संबंध को उजागर करने में मदद करता है। यानी एक अमेरिकी समाजशास्त्री राइट मिल्स ने कहा है कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानी, जो भी आपकी निजी व्यक्तिगत परेशानी है, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, उसके बीच की एक कड़ियों के संबंध को उजागर करने में मदद करता है। व्यक्तिगत परेशानियों में जैसे मिल्स का तात्पर्य है विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताएं, समस्याएं या सरकार जो सबके होती है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि परिवार में बड़े सदस्य या आपके भाई बहन बहन या दोस्त आपके साथ जो व्यवहार करते हैं उससे आप खुश नहीं हैं। शायद आप अपने भविष्य के बारे में या आपके किस तरह की नौकरी मिलेगी इसके बारे में चिंतित चिंतित होंगे। ये आपकी क्या व्यक्तिगत परेशानियां हैं। ठीक है दोस्तों, शायद आपकी ये व्यक्तिगत परेशानियां हैं। शायद ये आपके भविष्य के बारे में या आपके किस तरह की नौकरी मिलेगी इसके बारे में चिंतित। तो आपकी व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के अन्य पक्ष भी गर्व या तनाव, तकनीकी आत्मविश्वास या विभिन्न तकनीकों के उलझन के स्रोत के में हो सकते हैं। सभी लक्षण एक ही व्यक्ति विशेष से जुड़कर इसका अर्थ और व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक सीमित ही रहता है, और दूसरी तरफ एक सामाजिक मुद्दे बड़े समूह से संबंधित होता है, न केवल एक एकल व्यक्ति से है जो उन समूह के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं भारतीय समाज एक परिचय। इस पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है भारतीय समाज से आप परिचय का कराना, लेकिन सहज बोध के नजरिए से नहीं, वरी समाजी शास्त्रीय दृष्टिकोण से। इस परिचय के में क्या कहा जाता है, शायद यहाँ उन सामाजिक प्रक्रियाओं की तरफ संकेत करता उचित होगा जो भारतीय समाज को आकार दे रही, जिसके बारे में आप अपने आगे में पृष्ठों में विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य भारतीय समाज को अपना परिचय कराना है। यानी इस पाठ्य पुस्तक का दोस्तों ये उद्देश्य बता रहा है कि भारतीय समाज को अपना परिचय कराना है, लेकिन सहज बोध के नजरिए से नहीं, मगर सामाजिक दृष्टिकोण से। इस परिचय के परि इस परिचय के इस परिचय में क्या कहा जा सकता है, शायद यहाँ से व्यापक समाज प्रक्रियाओं की तरफ संकेत करना उचित होगा। भारतीय समाज का आकार देना रहे, जिसके बारे में आपने अपने के पृष्ठों में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, पाठ्य वस्तु का पूर्व दर्शन। यानी जितने भी पाठ्य पुस्तक है उसका आप पहले पूर्व दर्शन के लिए किस पाठ में किस तरह की चीजों को आपको इसमें पढ़ना रहेगा। देखिए, ये बता रहे कि समाजशास्त्र की दो पुस्तकें हैं। इसमें पहली पुस्तक में आपका भारतीय की समाज की आधारभूत संरचना कराया जाएगा। द्वितीय पाठ्य पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की विषयों पर केंद्रित होगा। यानी पहला जो पाठ्य पुस्तक होगा इसमें भारतीय समाज से, यानी भारतीय समाज से समाज से परिचय, आपका परिचय कराया जाएगा, और उसके साथ दूसरे पुस्तक उसके विकास के, उसके सामाजिक समस्या परिवर्तनों के बारे में क्या बताया जाएगा। हम भारतीय जनसंख्या
हम भारतीय जनसंख्या जनगणना संरचना को अध्याय 2 पर विचार विमर्श से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद भारत दूसरा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये सब जानते हैं। एवं अनुमानित तौर पर कुछ दशकों में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ये भी सही है कि कुछ समय अनुमानित है। जिस तरह भारत की जनसंख्या बढ़ी है, कुछ दशक में, कुछ वर्ष में चीन को पीछे रखकर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा सामाजिक एवं जनसांख्यिकी संख्या का अध्ययन करते हैं? जनसंख्या के कौन से पक्ष सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण एवं भारतीय परिदृश्य में इन मार्चों पर क्या होगा? क्या हमारी जनसंख्या विकास में एक बाधा है या इसके विकास में किस तरह की मदद के लिए रूप में भी देखा जाता है? यानी चैप्टर में हमें ये देखना पड़ेगा, क्या भारतीय जनसंख्या भारतीय विकास में बाधा है या यह भारतीय विकास के लिए ये क्या इसका कुछ लाभदायक है, देखा जा सके। कुछ सवाल ये है जिसका उत्तर यह अध्ययन ढूंढने का प्रयास करेगा। अध्याय 3 में हम जाति, जनजाति एवं परिवार की संस्थाओं के रूप में भारतीय समाज के आधारभूत संरचना खंडों का पुनः अध्ययन करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के विशिष्ट लक्षण के रूप में जाति ने हमेशा अनेक विद्वानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। विभिन्न शताब्दियों में यह संस्था किस तरह से परिवर्तनशील रही है। यानी इसमें बताया दोस्तों कि अध्याय 3 में हम क्या जाति, जनजाति एवं परिवार की संस्थाओं के रूप में भारतीय समाज के जो आधारभूत रचना है खंडों का पुनः अध्ययन करेंगे, जिसमें हम भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशिष्ट लक्षण के बारे में यानी लक्षण के बारे में रूप में जाति ने हमेशा अनेक विद्वानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। वही शताब्दियों में यह यानी चैप्टर 3 में हम भारतीय उपमहाद्वीप जितने भी जाति है, संप्रदाय, उप संप्रदाय है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें यह बता रहे जिसने भारतीय संप्रदाय जाति ने बहुत से लोगों को, बहुत से विद्वानों को अनेक शताब्दियों में अपने ओर आकर्षित किया है। यह संस्था किस तरह परिवर्तनशील रही है एवं आज वास्तव में जाति का अर्थ क्या है, कौन से संदर्भ के अंतर्गत जनजाति की कल्पना की जाती है, यानी जाति और जनजाति किसके अंतर्गत इसकी कल्पना की जाती है, क्यों हम इन्हें जाति नहीं इन्हें जनजाति कहते हैं, इसके पीछे हम जानेंगे, कल्पना करते हैं। जनजाति किस तरह के समुदाय में आते हैं एवं उन्हें इस तरह से परिभाषित करने में हम दांव पर क्या लगा रहे हैं, यानी हम जिन्हें जनजाति कहते हैं उन्हें हम किस तरह से परिभाषित करते हैं तथा उन्हें हम क्या दांव पर लगा रहे हैं। जनजाति समुदाय मध्यकालीन भारत में स्वयं को किस तरह परिभाषित करते थे, उसके साथ साथ समकालीन भारत में यानी जो जनजाति समुदाय है जिनको हम आदिवासी कहते हैं, ये समकालीन भारत में, वर्तमान भारत में ये अपने आप को किस तरह से परिभाषित करते हैं या कि भारत में स्वयं को किस तरह परिभाषित करते हैं। अतः एक संस्था के रूप में परिवार भी इस समय के त्वरित एवं गहन सामाजिक परिवर्तनों के भारी बदलाव का विषय रहा है। भारत में पाए जाने वाले परिवार के विविध स्वरूपों में क्या परिवर्तन देखते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछकर अध्याय 3 भारतीय समाज के अन्य पक्षों जैसे जाति, जनजाति, परिवार को देखने का आधार तैयार करता है। उसके आधार पर देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के भारी बदलाव का विषय भी देखेंगे। भारत में पाए जाने वाले परिवर्तन के विविध स्वरूपों में हम क्या परिवर्तन देखते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछकर भारतीय समाज के अन्य क्षेत्रों जैसे जाति, जनजाति एवं परिवार को देखने का आधार तैयार करते हैं। क्या 4 एक शक्तिशाली संस्था के रूप में बाजार का सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को खोजता है, जो कि संपूर्ण विश्व इतिहास में
देखिए अध्याय 4 में अध्यक्ष सरकारी संस्था के रूप में बाजार में सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को खोजता है जो कि संपूर्ण विश्व इतिहास के परिवर्तन का एक वाहक रखा वाहक रखा है। यह मानते हैं कि सबसे गहरा प्रभाव डालने वाले त्वरित आर्थिक परिवर्तन सबसे उपनिवेशवाद द्वारा एवं बाद में विकासशील नीतियों द्वारा लाए गए हैं। यह अध्याय यह जानने का प्रयास करता है कि भारत में अध्ययन में एक शिक्षा संस्था के रूप में बाजार में सामाजिक समस्याओं के आयामों को खोजता है जो कि संपूर्ण विश्व इतिहास में परिवर्तन का एक बाहर रहा है। ये मानते हैं कि सबसे गहरे प्रभाव डालने वाले एवं त्वरित आर्थिक परिवर्तन सबसे पहले उपनिवेश द्वारा इसमें बताया जाए दोस्तों कि अध्याचार एक संस्थाली संस्था के रूप में बाजार के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को खोजता है। जो भी बाजार है जो भी सांस्कृतिक सामाजिक आयामों को खोजता है जो कि संपूर्ण विश्व में परिवर्तन का एक वाहक वाहक रहा है। यह मानते हुए कि सबसे गहरा प्रभाव डालने वाले एवं त्वरित आर्थिक परिवर्तन का सबसे उपनिवेशवाद द्वारा एवं बाद में विकसित नीतियों द्वारा लाए गए ध्यान यह अध्ययन जानने का प्रयास करता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के बाजारों का उदय किस प्रकार हुआ, इसके किन अन्य अन्य नए प्रक्रियाओं को जन्म दिया है। हमारे समाज की विशेषताओं में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है वह है इसकी असीमित विषमता एवं अपमार्जक बहिष्कार उत्पन्न करने की क्षमता। अध्याय 5 महत्वपूर्ण विषयों को समर्पित है। अध्याय 5 विषमता एवं बहिष्कार को जाति जनजाति लिंग अथवा समक्ष लोगों के संदर्भ में देखता है। विभाजन एवं न्याय के एक समाधान के रूप में कुख्यात जाति व्यवस्था को मिटाने या इसमें सुधार लाने के संयोजित प्रयास उत्पीड़ित जाति और राज्य द्वारा किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अध्याय 5 में देखिए अध्याय 5 हम विषमता बहिष्कार जाति जनजाति लिंग अन्यथा समस्त लोगों के संदर्भ में देखता है। अध्याय इसमें दोस्तों कोई खास नहीं है। इसमें केवल आप लोगों का जो चैप्टर में क्या पढ़ना उसी के बारे में एक समस्त परिचय दे रहा है और कुछ खास नहीं है दोस्तों। जो शुरुआत को 2-3 टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी हिसाब से वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और यदि किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए, मैं इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।